नमस्कार। मैं डॉक्टर अनीता राय सिंघानी, एसोसिएट प्रोफेसर ईएएफएम, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज केकड़ी से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज का मेरा जो विषय है वो है पूंजी संरचना का अर्थ और परिभाषा, डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर की बात आज हम करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी व्यवसाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अगर कैपिटल स्ट्रक्चर उसका स्ट्रांग है तो नेचुरली कंपनी का डेवलपमेंट और सक्सेस जो है दोनों सामने आ जाती हैं। एक व्यावसायिक संस्था में पूंजीकरण की राशि का निर्धारण करने के बाद पूंजी संरचना का निर्धारण करना आवश्यक होता है। पूंजी संरचना का अर्थ पूंजीकरण की राशि को किन किन प्रतिभूतियों द्वारा किस किस अनुपात में प्राप्त करने का निर्धारण करने से होता है। पूंजी संरचना में पूंजी के विभिन्न साधनों का एक ऐसा अनुपात निर्धारित किया जाता है जिससे वे कंपनी को एक किसी ऐसी विशिष्ट पूंजी संरचना प्रदान करें जो कंपनी की आवश्यकताओं को पूरा करने में पूर्ण रूप से सक्षम हो। ना तो पूंजी आवश्यकता से अधिक होनी चाहिए, ना ही पूंजी आवश्यकता से कम होनी चाहिए, नहीं तो कोई भी व्यवसाय या कंपनी जो है अति पूंजीकरण की शिकार हो सकती है या लेस पूंजी से वो व्यवसाय खत्म हो सकता है। पूंजी संरचना जिन प्रतिभूतियों के द्वारा निर्धारित की जाती है उनमें प्रत्येक प्रतिभूति यानी सिक्योरिटी के अपने अपने गुण और दोष होते हैं। किसी भी कंपनी की पूंजी संरचना में यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर में एक विशिष्ट प्रकार की सिक्योरिटीज़ का अधिक भाग होता है जो आगे चलकर कंपनी के लिए अधिक लाभदायक या बहुत अधिक जोखिमपूर्ण हो सकता है। अगर हम एग्जाम्पल लें, उदाहरण लें, तो उदाहरण के लिए स्पष्ट है कि यदि एक कंपनी अपनी पूंजी संरचना में समतांशों इक्विटी शेयर्स का ही प्रयोग करे तथा ऋण पूंजी का प्रयोग नहीं करती है तो ऐसी कंपनी समता पर व्यापार, ट्रेडिंग और इक्विटी के लाभ से वंचित रह जाएगी तथा ऐसी कंपनी अपने अंशधारियों और स्वामियों के लिए अधिकतम लाभ अर्जित करने के उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल नहीं होगी। इसके विपरीत एक कंपनी अपनी पूंजी संरचना में समता अंशों को कम और ऋण पूंजी को अधिक महत्व देती है तथा कंपनी की आय में अत्यधिक उतार चढ़ाव आते हैं तो यह माना जाएगा कि इस प्रकार की कंपनी अपने ऊपर बहुत अधिक जोखिम ले रही है। इसी तरीके से अगर हम ध्यान इसको देखें तो इस प्रकार की पूंजी संरचना को पूंजी की उच्च गियरिंग कहते हैं और यह पूंजी संरचना संपन्नता के वर्षों में समता अंशधारियों की आय को अत्यधिक बढ़ा देती है, किंतु विभिन्नता के वर्षों में यानी कि अगर किसी वर्ष में बहुत अधिक प्रॉफिट नहीं हुआ तो ये समता अंशधारियों की आय को बहुत घटा देती है, कम कर देती है और इक्विटी शेयर होल्डर्स इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, बल्कि यह कंपनी के ऊपर एक बड़ी जोखिम उत्पन्न कर देती है क्योंकि ऐसे वर्षों में कंपनी अपनी प्रेफरेंस शेयर्स यानी पूर्वाधिकारी अंशों या डिबेंचर्स ऋण पत्रों के देय निश्चित भार को वहन करने में असमर्थ हो जाती है। अतः कंपनी की पूंजी संरचना का निर्धारण अत्यधिक सोच समझकर करना चाहिए। किसी आदर्श पूंजी संरचना यानी कि बहुत ज़्यादा ऐसी पूंजी संरचना की कल्पना करना कठिन है जिससे सभी कंपनियों और व्यवसायों में समान रूप से लागू किया जा सके। अतः प्रत्येक व्यक्तिगत स्थिति में प्रत्येक कंपनी के लिए उसकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार पूंजी संरचना कैपिटल स्ट्रक्चर का निर्धारण किया जाना चाहिए। अब महत्वपूर्ण बात आती है कि कुछ लेखक पूंजीकरण और पूंजी संरचना कैपिटलाइजेशन और कैपिटल स्ट्रक्चर दोनों को एक ही अर्थ में प्रयुक्त करते हैं जो कि गलत है। इन दोनों में पर्याप्त अंतर है। जहां पूंजीकरण का तात्पर्य संस्था के लिए आवश्यक पूंजी की मात्रा का निर्धारण करना होता है, वहाँ पूंजी संरचना का तात्पर्य पूंजी के स्वरूप का निर्धारण करना होता है। पूंजीकरण में यह निर्धारित किया जाता है कि संस्था के लिए कितनी पूंजी प्राप्त की जाए। पूंजी संरचना में यह निर्धारित किया जाता है कि यह पूंजी की राशि किन किन प्रतिभूतियों के द्वारा और किस अनुपात में प्रयुक्त की जाएगी। गैस्टनबर्ग जो बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, उन्होंने इन दोनों के भेद को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि पूंजीकरण एक निगम की स्वामी पूंजी और ऋण पूंजी जो इसके दीर्घकालीन ऋण भार द्वारा व्यक्त की जाती है के बराबर होती है। कैपिटल स्ट्रक्चर उन प्रतिभूतियों के प्रकार को व्यक्त करता है जिनसे पूंजीकरण का निर्माण होता है। साधारणतया पूंजीकरण और पूंजी संरचना की आवश्यकता क्या क्या रहती है उसको हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी आवश्यकता होती है कि संस्था के संगठन के समय के अनुसार जो है पूंजी संरचना होनी चाहिए।
कि कौन सा टाइम पीरियड किस तरह का पूंजीकरण चाहता है या कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए उपयुक्त है, उसको समय को इम्पोर्टेंस दी गई है। दूसरा, संस्था के विकास और अन्य कार्य के लिए अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता कितनी होगी, यानी कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके डेवलपमेंट की बात करते हैं या उसके फंक्शंस की बात करते हैं तो कितनी कितनी कैपिटल की नीड होगी। अन्य संस्था के साथ एकीकरण या विलीनीकरण के समय, यानी कि अगर उस किसी भी संस्था का अन्य कंपनी के साथ एकीकरण कर दिया जाता है तो कितनी पूंजी की ऋण की आवश्यकता होगी। पुनः पूंजीकरण यानी रीकैपिटलाइजेशन किया जाता है या पुनः समायोजन रीएडजस्टमेंट या पुनः संगठन रीऑर्गेनाइजेशन। 3 पॉइंट हमने लिए हैं। एक तो है पुनः पूंजीकरण, पुनः समायोजन और पुनः संगठन, यानी कि रीकैपिटलाइजेशन, रीएडजस्टमेंट और रीऑर्गेनाइजेशन की बात हम करते हैं तो ये उस समय महसूस की जाती है जबकि इन परिस्थितियों में वित्त या प्रबंधक के सामने 2 महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। कि पहला प्रश्न ये उठता है कि प्रथम, कितनी मात्रा में प्रतिभूतियों का निर्गमन किया जाए और किस प्रकार की प्रतिभूतियों का निर्गमन किया जाए। क्या इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम आमंत्रित करें या प्रेफरेंस शेयर्स जो है हम मार्केट में डालें। कितनी मात्रा में प्रतिभूतियों का निर्गमन किया जाएगा संबंध पूंजीकरण से होता है कि किस प्रकार की प्रतिभूतियों का निर्गमन किया जाए का संबंध पूंजी संरचना से भी होता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर उससे फॉर्म किया जा सकता है। अब इसकी आती हैं परिभाषाएं कि पूंजी संरचना या कैपिटल स्ट्रक्चर की क्या क्या डेफिनेशंस हो सकती हैं। तो पहली डेफिनेशन हम लेंगे बेस्टन और ब्राइंघम के अनुसार कि उन्होंने कहा है कि कैपिटल स्ट्रक्चर पूंजी संरचना किसी फर्म का स्थायी वित्त प्रबंधन होता है जो दीर्घकालीन ऋणों, पूर्वाधिकारी अंशों और शुद्ध मूल्य से प्रदर्शित होता है। यानी कि इस कैपिटल स्ट्रक्चर में उन्होंने क्या लिया है कि लॉन्ग टर्म लोन्स को लिया है, इसी तरीके से प्रेफरेंस शेयर्स को लिया है और नेट वैल्यू क्या है बिजनेस में उसको इन्होंने लिया है। अब दूसरे विद्वान जिनकी हम कोटेशन हम लेना चाह रहे हैं, डेफिनेशन हम लेना चाह रहे हैं, R.H. वेरुल के अनुसार है कि पूंजी संरचना का उपयोग प्राय किसी व्यावसायिक संस्था में विनियोजित कोषों के दीर्घकालीन स्रोतों को दर्शाने के लिए किया जाता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर का यूजेस क्या क्या होंगे। यह किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अगर उनके जो भी विनियोजित कोष हैं उनमें लॉन्ग टर्म कितने हैं उसको जो है इसके आधार पे कैपिटल स्ट्रक्चर के अंतर्गत देखा जाता है। इस परिभाषाओं को ही अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन की बात करें और इनको विस्तार से हम देखें तो पूंजी संरचना में मुख्यतया विभिन्न प्रतिभूतियों के पारस्परिक अनुपात को निर्धारित किया जाता है। अतः यह निर्णय लिया जाता है कि कुल आवश्यक पूंजी का कितना भाग अंशों से और कितना भाग ऋण पत्रों से एकत्रित किया जाएगा, कि शेयर्स कितने होंगे और शेयर्स में भी प्रेफरेंस शेयर्स कितने होंगे और इक्विटी शेयर कैसे होंगे, और ऋण पत्र भी यानी डिबेंचर्स भी इशू किए जाते हैं तो डिबेंचर्स किस तरह के होंगे वो भी हम निर्धारित कर देते हैं। शेयर कैपिटल में कितना भाग इक्विटी का है या जनरल शेयर्स का है और कितना भाग प्रेफरेंस शेयर से एकत्रित किया जाना है। और प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर्स भी कंपनी की आय पर एक निश्चित भार उत्पन्न करते हैं, यानी कि ये स्थायी लागत वाली प्रतिभूतियाँ फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़ हैं कि कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, अगर उसने ऋण पूंजी इकट्ठी की है, ये डिबेंचर्स लिए हैं या लोन ले रखे हैं डिबेंचर्स करके, तो उसको निश्चित दर से उसे ब्याज देना ही पड़ेगा। और पूर्वाधिकार अंश हैं अगर मान लीजिए प्रेफरेंस शेयर से, तो भी उसे जो है एक न्यूनतम डिविडेंड जो है उसे प्रोवाइड करना पड़ता है। तो दूसरी तरफ साधारण अंशों पर लाभांश घोषित करना सदैव आवश्यक नहीं होता। लाभांश कितना घोषित किया जाए ये लाभों पर और संचालक की नीति पर निर्भर करता है। साधारण अंशों पर लाभांश कम या अधिक घोषित हो सकता है, यानी कि जो इक्विटी शेयर्स हैं उसमें लाभ की मात्रा कम होने पर लाभांश कम भी किया जा सकता है और लाभ अधिक होता है तो डिविडेंड को बढ़ाया जा सकता है। पर ये परिवर्तनशील लागत प्रतिभूतियाँ वेरिएबल कॉस्ट सिक्योरिटीज़ कहलाती हैं और संस्था को दोनों ही प्रकार की प्रतिभूतियों के मध्य में संतुलन स्थापित करना होता है, क्योंकि प्रतिभूति संतुलन सिक्योरिटी मिक्स का संस्था की दीर्घकालीन वित्तीय सुदृढ़ता पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि कोई संस्था इस संतुलन को कायम नहीं रख पाती है तो उसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो है बहुत असंतुलित हो जाएगा, इम्बैलेंस्ड हो जाएगा और संस्था के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।